नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,909 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 217 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मरीजों का आंकड़ा 2,07,615 तक पहुंच गया है। अब तक 5,815 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। साथ ही 1,03,02 लोग ठीक भी हो चुके हैं। करीब करीब आधे लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है भारत में, वो अब 2 लाख की संख्या को पार कर चुका है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता पल्लवी का। पल्लवी, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जिंदगी अनलॉक हो गई है, सरकार की तरफ से अनलॉक 1 की घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 लाख की संख्या को हम पार कर चुके हैं। तो रवि, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगातार इसमें इजाफा अगर एक्टिव केसेस में देखें तो हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जाहिर तौर पर चिंता है, और प्रशासन के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी काफी चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही साथ इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो 48.31% हो गया है। यानी जो प्रतिशत अप्रैल महीने में 11-12% के साथ रिकवरी रेट था, वो अब 48% हो गया। यानी ठीक होने वालों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बेशक इसमें ये भी बात है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है भारत की, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ने की वजह से भी जो टेस्ट हो रहे हैं उससे हमें ज्यादा पता लगने लगा है कि अब कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं। इसलिए भी हमें आंकड़े थोड़े ज्यादा अब दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2-3 बातें कही थी। एक ये कहा था कि अगर हम पॉपुलेशन के अनुपात को देखते हैं तो हम 14 देशों के पॉपुलेशन के बराबर हैं, लेकिन वहाँ 22% ज्यादा जो है एक्टिव केसेस हैं, और उसके बनिस्बत हम काफी कम हैं। साथ ही साथ हमारी जो फेटालिटी या मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारी कम है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो हम अभी भी बहुत बेटर सिचुएशन में है। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इस तरीके से लगातार इजाफा होता जाएगा तो जाहिर सी बात है ये संकट का विषय हो जाएगा और चिंता काफी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज गुजरात और मुंबई के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने भी गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। साथ ही आधा दर्जन से भी अधिक जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। खतरे से निपटने के लिए कुल एनडीआरएफ की 23 टीमों को तैनात कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि तूफान मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। इसकी गति अभी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो ये कह सकते हैं मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए एक तरफ से डबल मुश्किलें यहां पर आ गई हैं। एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, दूसरी तरफ निसर्ग तूफान मुंबई और महाराष्ट्र में दस्तक देने वाला है। गुजरात और मुंबई पर निसर्ग तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी शुरू हो गई हैं। बुधवार को कई इलाकों में भीषण बारिश होने का अनुमान है। हम आपको उन 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, देहनू और गुजरात के सूरत, नवसारी में निसर्ग का असर यहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निसर्ग विकराल रूप ले सकता है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक एनडीआरएफ की कुल 15 टीमें तैनात की जा चुकी हैं। इसमें से 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2-2 टीमें ठाणे, पालघर और रत्नागिरी में, और 1-1 टीम नवी मुंबई और सिंधु दुर्ग में तैनात की गई है। यह गोवा से 280 किलोमीटर दूर है, मुंबई से 450 किलोमीटर और सूरत से 670 किलोमीटर दूर है। अगले 12 घंटों में ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बनेगा। ये जब क्रॉस करेगा तब हवा का बहाव 100
से 110 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा। कभी कभी ये 120 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इसके चलते मुंबई के कुछ इलाकों में, साथ में ठाणे, रायगढ़, पालघर डिस्ट्रिक्ट्स में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। तीन तरफ से समुद्र से घिरी मुंबई में तूफान की आहट दिखाई देने लगी है और देर रात से ही यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और यही हाल महाराष्ट्र के 7-8 जिलों का है, क्योंकि इस तूफान का असर महाराष्ट्र के 8 जिलों में पड़ने वाला है। ये तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने वाला है और इसके बाद इसका असर इन जिलों में दिखेगा। इसको देखते हुए पूरी तरह से तैयारी की गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें से 8 टीमें सिर्फ मुंबई में लगाई गई हैं। इसके अलावा 5 टीमें रायगढ़ में लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, 10,000 पुलिस के जवान मुंबई में समुद्री किनारों पर तैनात हैं। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान वो घरों से बाहर न निकलें। कई निचले इलाकों से लोगों को घरों से बाहर निकालकर स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, पंचायत भवनों में शिफ्ट किया गया है। खास तौर पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान वो घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें और अपना मोबाइल चार्ज रखें। हो सकता है कि तूफान के कारण लाइट जा सकती है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता बने हुए, भूपेंद्र गुजरात से हमारे साथ बने हुए और इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुक करता हूं इंद्रजीत आपका, क्योंकि मुंबई में हल्के हल्के इस तूफान की आहट जो है वो अब सुनना शुरू हो गया है। तो अभी क्या हलचल आपको वहां पे दिखाई दे रही है? कितने बजे इस तूफान का, यानी निसर्ग तूफान का असर जो है वो मुंबई में देखने को मिलेगा? रवि, अगर आहट की बात करें तो तूफान की आहट रात से ही दिखाई देने लगी है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ये बारिश समुद्री किनारों की तरफ ज्यादा तेज हो रही है और शहर में थोड़ा कम हो रही है। इसको लेकर प्रशासन ने भी काफी तैयारी की है और बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के करीब अलीबाग में तूफान टकराएगा और इसके बाद 3-3:30 बजे के करीब ही मुंबई में इसका असर, रायगढ़ जिले में इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा मुंबई में जो टीमें तैनात की गई हैं, मुंबई में 8 एनडीआरएफ की सिर्फ टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 10,000 पुलिस के जवान तैनात हैं। रायगढ़ में 5 टीमें तैनात की गई हैं। तो कहीं न कहीं जो एनडीआरएफ की टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा पुलिस तैनात की गई है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप अपना मोबाइल चार्ज रखें, घर में मोमबत्ती रखें, इसके अलावा माचिस रखें, क्योंकि प्रशासन को मतलब अंदेशा है कि हो सकता है कि अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो पेड़ गिरेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रिक पोल भी गिर सकते हैं, बिजली में भी खराबी आ सकती है, तो पावर जा सकता है। यही कारण है कि लोगों से अपील की गई है कि इस समय आप घरों से बाहर न निकलें। आप देख सकते हैं कि सुबह देर रात से ही बारिश चल रही है। हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी जहां मैं मौजूद हूं वहां पे तेज बारिश नहीं है, लेकिन हवाओं के साथ रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। साफ तौर से इंद्रजीत। अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, गुजरात के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनका असर निसर्ग की वजह से वहां पे देखने को मिलेगा और क्या तैयारी आपको नजर आ रही है प्रदेश सरकार की इस तूफान को लेकर? देखिए, तैयारियां 2 दिन पहले ही पूर्ण कर ली गई थी, चाहे वो एनडीआरएफ के स्तर की हो या फिर कॉर्पोरेशन और फायर ब्रिगेड को लेकर हो या फिर कंट्रोल रूम की बात करें। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। असर कल से ही देखने को मिल रहा है। कल गुजरात के तमाम वो तटवर्ती जिले जो है, चाहे वो खेड़ा हो, आणंद, नडियाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड़ और दमन तक, यहाँ पर तमाम जगहों पर कल बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। तो असर जो है वो कल से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कुछ राहत जरूर देखने को मिल रही है। आज सुबह से कई जगहों पर मौसम साफ है, तो कई
जो वलसाड़ और वापी और दमन वाले इलाके हैं वहां पर छुटपुट झुरमुर जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन तूफान का अभी ऐसा कोई असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दोपहर के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसी के एहतियातन तौर पर जितने भी वहां पर तटवर्ती इलाके हैं तमाम खाली करवा लिए गए हैं। सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, चाहे वो कच्चे मकान हो, चाहे मछुआरों के निवास स्थान हो या फिर अन्य कोई चीजें हो। तमाम संस्थान जो तटवर्ती इलाकों में है वो बंद रखे गए हैं। कई जगहों पर लाइट कनेक्शन जो है वो भी बंद रखा गया है एहतियातन तौर पर, क्योंकि कई बार इस तरह के मौसम जब आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और बिजली जब चल रही होती है तो उसके चलते कई दुर्घटनाएं जो है हो जाती है। तो वो फिलहाल उसका भी एक सावधानी बरती गई है। एनडीआरएफ के तमाम जवान जो है वो तटवर्ती इलाकों में तैनात है। अभी से ही वो अपनी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों ने निकलने से मना किया था, खाली नहीं कर रहे थे, तो उन्हें भी समझा बुझा कर जो है वो स्थान खाली करवा लिया गया है। कोस्ट गार्ड भी लगातार समंदर में गश्त लगा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। बीच पर पुलिस जो है, मरीन पुलिस, वो चेतावनी दे रही है किसी को साफ तौर से ये कह सकते हैं भूपेंद्र की प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। दोपहर तक मुंबई और गुजरात के तटवर्ती जो इलाके हैं वहां पर ये तूफान टकरा सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निसर्ग तूफान को लेकर मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई एयरपोर्ट से आज 19 फ्लाइट की मूवमेंट होगी, जिसमें 11 फ्लाइट उड़ान भरेंगी जबकि 8 फ्लाइट का अराइवल होगा। निसर्ग तूफान का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से केवल 19 फ्लाइट का ही मूवमेंट होगा, यह खबर सामने आ रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत का। इंद्रजीत, अब फ्लाइट्स पे भी निसर्ग तूफान का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस आई हैं? बिल्कुल असर दिख रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स पे इसका जब तेज हवाओं के साथ बारिश होगी तो इसका फ्लाइट पे सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि टेक ऑफ और लैंडिंग जो 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेक ऑफ और लैंडिंग में कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज टेक ऑफ और लैंडिंग की संख्या काफी कम की गई है और सिर्फ 19 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय हर जगह अलर्ट पे है और 5 जिलों से 65,000 लोगों को जो निचले इलाकों में रह रहे थे, समुद्री किनारों में रह रहे थे, उनको प्रशासन ने अभी तक निकाला है। तो कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से तैयारी की हुई है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो सिर्फ मुंबई के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री किनारे हैं, वहां पर करीब करीब 10,000 पुलिस वाले इस समय तैनात हैं और किसी को भी समुद्री किनारे पर जाने की इजाजत नहीं है। और इंद्रजीत, जब अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तमाम इलाकों में जब टकराया था तो उसका अनुमान जो लगाया था उससे कहीं ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ था। बहुत ज्यादा इलाके थे वो प्रभावित हुए थे। तो निसर्ग को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है कि अभी तक मौसम वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चेतावनी दी है, कितना असर वहां पर पड़ने वाला है? अभी तक कितना नुकसान होगा इसका किसी को ठीक से अंदाजा नहीं है, क्योंकि मुंबई में आमतौर पे अभी तक तूफान नहीं आता था। मुंबई में 138 साल बाद तूफान आ रहा है और अगर मुंबई में ये हिट करता, मुंबई में अगर ये तेजी से पास होता है तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुंबई 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सबसे ज्यादा जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो मुंबई में लगाई गई हैं। 8 एनडीआरएफ की टीमें मुंबई में लगाई गई हैं और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। अगर कोविड-19 हॉस्पिटल की बात करें, जो एक ओपन कोविड-19 हॉस्पिटल से करीब करीब 250 से थोड़े ही कम मरीजों को शिफ्ट किया गया है, एनएससीआई में शिफ्ट किया गया है। और कहीं न कहीं प्रशासन हर तरफ से तैयारी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान अब समुद्र के किनारे बिल्कुल न जाएं, घरों से बाहर न निकलें और हो सके तो जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो कमजोर मकान में रह रहे हैं, वो वहां से निकल जाएं। इसके अलावा जो पेड़ के नीचे अपनी गाड़ियां पार्क न करें, पेड़ के नीचे न रहें, तो कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। हालांकि सुबह से इसका असर दिख रहा है, अगर बात करें बारिश के रूप में या तेज हवाओं के रूप में, लेकिन असली पता तब चलेगा जब ये तूफान टकराएगा और उसका इम्पैक्ट कितना होता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र का। भूपेंद्र, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगली 12 घंटे में यह तूफान काफी विकराल रूप धारण करने वाला है।
तो गुजरात में जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि इवैक्यूएशन की दिक्कत जो थी वो बहुत ज्यादा आ रही थी, तो अभी क्या तमाम जो तटवर्तीय इलाके हैं उन इलाकों को खाली करा दिया गया है? अभी क्या स्थिति है? क्योंकि गुजरात पे दोहरी मार यहां पर पड़ी है। एक तरफ कोरोना के बहुत ज्यादा मामले वहां से आ रहे हैं और दूसरी तरफ अब ये तूफान गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। की बात यह है कि गुजरात में जो पहले लैंडफॉल करने वाला था गुजरात के तटवर्ती इलाकों में, दक्षिण गुजरात में, वो खतरा जो है गुजरात से टल गया है। अब गुजरात से होकर इस निसर्ग चक्रवात को गुजरना है। अब वो कितना ज्यादा तीव्रता के साथ गुजरता है उस पर चीजें निर्भर करती है, लेकिन एहतियातन तमाम जो इलाके हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है। वहां पर किसी भी तरह के लोगों को रहने नहीं दिया गया है। कल कुछ दिक्कतें आई थी, लोग खाली करने से मना कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी समझा बुझाकर, मामले की गंभीरता बताकर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं कि गुजरात में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले वायु तूफान आया था, वायु चक्रवात आया था। हालांकि उसका भी लैंडफॉल गुजरात में नहीं हुआ था, जो खास करके सौराष्ट्र के इलाके थे, लेकिन उसके बावजूद जो हवाएं चली थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उतनी तो नहीं चली थी, लेकिन 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। बहुत ज्यादा जो लोगों के घर थे, छज्जे थे, पतरे जो थे, जो कच्चे मकान थे, वो तमाम चीजें तहस नहस हो गई थी। जो बोर्डिंग्स होते हैं शहरों में इश्तिहार के, वो तमाम उड़ गए थे। कई पेड़ धराशायी हो गए थे। तो इस बार भी इस तरह की पूरी संभावना है और प्रशासन ने इसके लिए तमाम तैयारियां भी कर रखी। साफ तौर से ये कह सकते हैं भूपेंद्र की लोगों में डर बना हुआ है, क्योंकि तमाम जो तटवर्तीय इलाके हैं वहां पर आज दोपहर को ये निसर्ग तूफान टकराने वाला हो। कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।